नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल BR एजुकेशन पे। कल की क्लास हुई थी हमारी भिन्न के बारे में, जिसके बारे में हमने भिन्न की परिभाषा समझी थी, कुछ और बातें छोटी मोटी जानी थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, कल मैंने आपको जैसे समझाया था कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आपने अच्छे से जान लिया प्राकृत संख्याओं को। सर वे संख्याएं जिनको हम गिन सकें या जिनकी काउंटिंग कर सकें उनको बोलेंगे प्राकृत संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 अनंत तक, ये सारी की सारी प्राकृत संख्याओं में आती हैं। इनमें अगर जीरो को शामिल किया तो इनको पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अगर इन सब के आगे प्लस और माइनस का चिन्ह लगा दिया तो इनको बोलेंगे हम पूर्णांक। उसके बाद में हमने कहा भिन्न। आपने कहा सर पूरे का एक भाग भिन्न कहलाता है। जैसे कोई भी आपके पास एक चीज है, उसके आपने फर्दे टुकड़े किए छोटे छोटे, तो उन टुकड़ों को अपन क्या नाम देंगे बेटा? भिन्न का नाम देंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमने टाइप देख रहे थे कि उनका भिन्नों की तुलना कर रहे थे, हम उनको आरोही अवरोही क्रम में सजाना सीख रहे थे। हमने 3 टाइप से पढ़ लिया था। पहला था, याद कर लेते हैं पहला कौन सा था बच्चे? आप कहेंगे कि सर जिन भिन्नों का हर समान होता था। हर समान होता था यानी कि जब आपको बहुत सारी भिन्नें दी हुई है और उन सब का क्या है? आपका हर समान है। तो आप देखते थे कि जिसका अंश सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा है वही सबसे छोटी होगी। दूसरे नंबर पे जो तुलना देखी थी आप लोगों ने, उसके अंदर था अगर आपको दी गई भिन्नों का अंश समान मिल जाए तो क्या होगा? जब अंश समान होता था, अंश समान होता था, तब आप देखते थे भाई जिसका हर सबसे बड़ा है, ध्यान देना बेटा, जिसका हर सबसे बड़ा है वो तो सबसे छोटी होगी और जिसका हर सबसे छोटा है वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तीसरे नंबर पे आपने देखा था कि अगर आपको दी गई भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, तो बेटा जो जिस भिन्न के अंक बड़े होंगे वही तो बड़ी होगी, जिसके अंक छोटे होंगे यानी जो छोटे अंकों से बनी भिन्न होगी वही सबसे छोटी होगी। अब कुछ बातें और देख लेते हैं। अब आगे की बात करते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 को जानने से पहले बच्चे आपको एक छोटी सी चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे टाइप नंबर 4 अपन जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी वो पढ़ लेते हैं। कल हम नंबर पढ़ रहे थे, मैंने आपको बता दिया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। उसके बाद में एक टाइप के नंबर और आते हैं बेटा, एक तो होता है भाज्य और एक होती है बच्चे अभाज्य। भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या को आप लोग बोलते हैं बच्चे कंपोजिट। कौन सा नंबर बोलते हैं बच्चे? कंपोजिट नंबर। और इसको बोलते हैं बच्चे प्राइम नंबर। क्या फर्क होता है इन दोनों? फर्क मैं बताता हूं आपको। जैसे यहां पे 2 संख्याएं होती हैं, अब मैं इनकी बात करूंगा। मैं इनको पहचानने के 2 ही तरीके होते हैं आपके पास में। एक होता है गुणनखंड। आप गुणनखंड से इनको पहचान सकते हो कि इसके कितने हैं। गुणनखंडों से, गुणनखंडों की संख्या से आप इन दोनों संख्याओं को पहचान सकते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे सर? बिल्कुल बताएंगे आपको। गुणनखंडों की संख्या से कैसे पहचाना जाएगा इन संख्याओं? आप कहेंगे कि सर जो अभाज्य संख्या होती है उसके केवल और केवल समझना इस बात को, मैंने क्या लिखा है? केवल और केवल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे बच्चे? केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। जैसे, और वो कौन कौन होंगे? आप कहेंगे सर एक तो वो स्वयं होगा, स्वयं, और दूसरा कौन होगा बच्चे? एक होगा। यानी कि अभाज्य संख्या वो होगी या तो उस संख्या में खुद का भाग जाएगा या फिर एक का जाएगा। इन दोनों के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। परिभाषा समझ में आई होगी आप लोगों को कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? वह संख्या है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उनको कौन कहते हैं अपन बच्चे? अभाज्य संख्या।
अब जो भाज्य है, भाज्य कौन सी होती है? आप कहेंगे कि सर वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये भी बात सही है कि सर इसके 2 हैं, 2 से ज्यादा कोई हो तो वो सारी की सारी क्या होंगी? भाज्य संख्या। जैसे इसके एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं, मैं बताता हूं आपको कि मैंने कहा कि सर 2, फिर आपने कहा कि सर 3, फिर लिखा मैंने 5, फिर लिखा मैंने 7, फिर लिखा मैंने 11, फिर लिखा मैंने 13, 17, 19। बहुत सारी है, 100 तक की संख्या है। जब हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे उसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल मेरा काम इतना सा है कि मैं आपको समझा सकूं कि ये संख्याएं कौन सी हैं। अब आगे देख लेते हैं बच्चे, भाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो आपने कहा कि सर देखो एक नंबर है 4, 4 में आप गिनना किस किस का भाग जाता है। आप कहेंगे कि सर 4 का भी जाता है, फिर आप कहेंगे सर 2 का भी जाता है, और फिर आप कहेंगे 1 का भी जाता है। यानी कि जिसका भाग चला जाए वही अपन क्या कहते हैं? उसको गुणनखंड। जिसका भाग चला जाए दी गई संख्या में उनको संख्या के गुणनखंड कहते हैं। 4 का भाग जा रहा है तो 4 का एक गुणनखंड है, 2 भी इसका एक गुणनखंड है, 1 भी इसका एक गुणनखंड है। यानी कि इस संख्या के कितने गुणनखंड हो गए बच्चे? 1, 2, 3। जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर बात? सर आपने कहा कि पहली भाज्य संख्या कौन है? तो मैंने कहा पहली भाज्य संख्या 4 है। पहली अभाज्य संख्या कौन है? तो आपने कहा कि सर 2 है। याद रखना मेरी बात, पहली अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। पहली भाज्य संख्या कौन है बच्चे? 4। अब दूसरा सवाल जो परीक्षा में कई बार सीधा ही पूछ लेता है कि पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली विषम अभाज्य संख्या। तो आपको दिख रहा है कि ये 2 तो सम संख्या है, तो ये तो पहली विषम है नहीं। तो पहली विषम अभाज्य संख्या कौन है बच्चे? आप कहेंगे 3। फिर आपने कहा कि सर पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो याद रखना बच्चे 9 होगी। कौन होगी? 9। पहली विषम भाज्य संख्या कौन है? 9। पहली विषम अभाज्य संख्या कौन है बच्चे? 3। क्लियर? अब बात करते हैं कि सर आपने यहाँ पे बताया 2 लिखा, 3 लिखा, तो 1 कौन है? तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा 1 न तो भाज्य संख्या है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। क्यों नहीं? तो आपने कहा कि सर इसके अंदर कितनी संख्याओं को भाग जाता है? आप कहेंगे सर 1 का ही। मैंने बोला कि अभाज्य संख्या होने के लिए कितने गुणनखंड जरूरी है? आपने कहा कि सर 2 जरूरी है, लेकिन इसका तो सिर्फ 1 ही है। जब 1 ही गुणनखंड है तो इसको न तो भाज्य संख्या कहेंगे न ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, फिर अपन एक चीज और देख लेते हैं, आपको थोड़ा समय और समझाता हूं। भाज्य संख्याओं में क्या हुआ? एक नाम आता है मेरे भाई सह अभाज्य। सह अभाज्य इंग्लिश में कहेंगे इसको कोप्राइम नंबर। कौन सा नंबर है बच्चे? कोप्राइम नंबर। क्या चीज है ये? क्या बला है? कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है। तो बेटा ये ऐसी संख्याएं हैं जो अलग अलग रहे, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं हैं जो अलग अलग रहे, तो चाहे वो भाज्य हो अभाज्य हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो साथ में आएंगी तब उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। या दूसरे शब्दों में कहूं वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना हो बच्चे? 1 हो। HCF की अभी आप लोगों ने HCF पढ़ा नहीं है तो मैं ऐसा ही मान के चलता हूं कि आपको नहीं पता कि HCF क्या होता है। लेकिन आप ध्यान रखना कि ऐसे 2 नंबर जिनमें 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा बच्चे 2,3। ध्यान से देखना, 2 और 3 के अंदर 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा दोनों में। जैसे यहां पे मैंने लिखा कि सर 2 और 4, तो 2 और 4 के अंदर देखो, इसके अंदर ध्यान से देखने पर 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य कौन है? ये वाले है। तो सर और बताएं कोई? मैंने बताया ठीक है। जैसे आपने कहा 8,9, ध्यान से देखना, न तो 8 अभाज्य है न ही 9 अभाज्य, दोनों क्या है?
भाज्य संख्या है, लेकिन जब इन दोनों को साथ में रख दिया तो कैसी कहलाएंगी बेटा, ये सह अभाज्य संख्या। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं आपको। आपने कहा सर 8 और 15, 8 और 15 कैसी संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है और ये भी कैसी है, भाज्य संख्या है। लेकिन जब साथ में रखेंगे तो इनको बोलेंगे बच्चे को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्या। याद रहेगी मेरी बात इतनी सी, ठीक है। दुनिया में जितनी भी लगातार आने वाले संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी लगातार आने वाली संख्याएं हैं, सभी की सभी कौन सी संख्याएं होती हैं बच्चे, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने बोला 5 और 6, फिर मैंने बोला 7 और 8, फिर मैंने बोला 9 और 10। जितनी भी लगातार आने वाली संख्याएं हैं उन सबको अपन क्या कहते हैं बच्चे, सह अभाज्य संख्या। क्लियर बात, 3 चीजें बताई मैंने आपको, भाज्य बता दी, अभाज्य बता दी और सह अभाज्य बता दी। इसके बाद में अब इनकी क्यों जरूरत पड़ी मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखें। इनकी जरूरत किस लिए पड़ी उनको। मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एलसीएम। एलसीएम बेटा 2 टाइप के एलसीएम पढ़ते हैं हम। एक तो जो चैप्टर है एलसीएम, उसके बारे में बात अभी नहीं कर रहा मैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये वो एलसीएम पढ़ने जा रहे हैं जिनकी हमें तुरंत जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि जब सवालों को करेंगे तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे। जब सवालों में आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसी तरीके से पढ़ेंगे एलसीएम को। तो मैं देख लेता हूं, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं बच्चे लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य कौन सा होता है, परिभाषा भी सुन लो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे अपन क्या कहते हैं बच्चे, एलसीएम कहते हैं। क्लियर, चलो देखते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बना के लाया हूं जिसको अपन एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे। जैसे मैंने बोला एल का मतलब क्या होता है बच्चे, एल का मतलब होता है लोवेस्ट। थोड़ा ध्यान से ट्रिक इंग्लिश में बनाइए लेकिन फिर भी समझ जाओगे आप। लोवेस्ट। सी का मतलब लिखोगे यहाँ पे कॉमन, सी का मतलब लिखोगे कॉमन। एम का मतलब लिखोगे आप मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, थोड़ा समझना बात को, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। लोवेस्ट का मतलब आप लोग सारी दुनिया जानती है, इसका मतलब होता है भाई सबसे कम या सबसे छोटा। क्या लिखेंगे, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ या फिर जो दोनों में बराबर हो या समान हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कह दें। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, समान, इक्वल, बराबर। मल्टीपल का मतलब होता है बेटा, आप यहां से समझेंगे, इसको कहेंगे अपन पहाड़ा। क्या कहेंगे, पहाड़ा। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है बच्चे गुणज, लेकिन आप समझ लेना इसको क्या बोलेंगे अपन, पहाड़ा बोलेंगे। मल्टीपल को क्या बोलेंगे, पहाड़ा। देखना समझना, सबसे छोटा समान पहाड़ा। क्लियर बात है। तो देखो भी क्या मतलब हुआ इस बात का। मैंने कहा आपके पास में बच्चे 2 नंबर है। क्या है, 2 नंबर है। तो आप हमेशा इस तरीके से चेक करेंगे कि भाई एलसीएम लेना, आपको 2 नंबर है, मैंने कहा एक तो 2 है एक 6 है। इन नंबर्स का एलसीएम कैसे, तो एलसीएम के लिए आपको पहले पहचान करनी है कि बड़े वाला नंबर कौन है। आप कहेंगे कि सर बड़े वाला नंबर 6 है, तो लगे हाथ आप सीधे सीधे चेक कर लेंगे 2 का 6 में भाग जाता है या नहीं जाता। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो चला गया भाग। जब भाग चला गया तो यानी कि इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कौन आ गया बच्चे, 6 आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने कहा कि सर 3 और 9 है, मैं कहूंगा सर एलसीएम देखते ही पता चल रहा है कितना होगा, 9 होगा। मैंने कहा सर 12 और 24 है, एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 24 होगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा 1 और 4 एलसीएम बोलो भाई, आपने कहा सर 4। मैंने कहा 4 और 12 एलसीएम बताओ, आप कहेंगे सर 12। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको बड़े वाले नंबर को चेक करना है, छोटे वाले से भाग चला गया, इसका मतलब एलसीएम कौन होगा, वो बड़े वाली संख्या खुद। कुछ भी नहीं करना था इतने में। मैंने बोला सर बताओ 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 10 होगा। समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दूसरा टाइप का एलसीएम, ये पहला टाइप था। आप समझो एलसीएम के लिए 4-5 नहीं 3 या 4 मान लो, 4 मान लो, 4 तरीके से अपन एलसीएम निकालेंगे। तो पहला तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है,
आप कहेंगे कि सर जब ऐसे नंबर दिए गए हों जो एक दूसरे से कट रहे हो, कटने का मतलब उनमें किसी ना किसी नंबर का भाग चला जाए। जैसे मैंने बोला सर आप बता रहे हो 4 और 6, समझना मेरी बात को, 4 और 6, 4 और 6 दोनों आपस में कट रहे हैं बेटा, 2 से कट रहे हैं, तो ठीक है भाई। ऐसे नंबर्स का एलसीएम लगाने के लिए आपके पास 2 ट्रिक होती है। मैंने अभी आपको नाम लिखा था सबसे छोटा समान पहाड़ा, तो आप बड़े वाले नंबर को पकड़ेंगे, चेक क्या करना है, वही बात चेक करनी है। 4 का भाग जा रहा है अभी नहीं जा रहा, जब 4 का भाग नहीं जा रहा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप इसका पहाड़ा बोलेंगे, इसका पहाड़ा बोलेंगे 6 दूनी 12। आप बताओ 12 के अंदर 4 का भाग गया, तो आप कहेंगे सर गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का 12। बोलो बच्चों बात समझ में आई, क्लियर है? और ले लेते हैं एक आधा नंबर। मैंने कहा सर 8 और 12, क्या कहानी है इन दोनों की? आप कहेंगे 8 का भाग नहीं जा रहा, चेक कर लिया 8 का भाग बिल्कुल नहीं जा रहा, तो सर आप 12 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 दूनी 24। क्या 8 का भाग जा रहा है 24 में? बिल्कुल जा रहा है सर, 8 दिए 24, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? 24 आ जाएगा। कोई समस्या की बात नहीं है। मैंने बोला अगर आपके पास में ये नंबर आ जाए, मान लो 10 12, तो आप कहेंगे सर बोल बोल के चेक करो, सिंपल सी बात है, 12 दूनी 24, 10 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 12 तिया 36, 10 के पहाड़े में 36 भी नहीं आता, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। आप कहेंगे सर 10 छिके 60 होता है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। कोई समस्या नहीं। अगला नंबर देखो, आपने कहा कि सर अगर ऐसा कुछ आ जाए 10 12 15, तो आप देखेंगे कि सर जो बड़े वाला नंबर है उसी को पकड़ेंगे, जो बड़े वाला नंबर है उसी को पकड़ेंगे। आप कहेंगे सर बड़े वाला नंबर 15 है, 15 का पहाड़ा बोलोगे, 15 दूनी 30, 30 10 के में आता है लेकिन 12 में नहीं आता, तो आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, 15 ती 45, 45 न 10 में आता है न 12 में आता है, 15 चौके 60। आप कहेंगे सर 12 पंजे भी 60 होता है, 10 छिके भी 60 होता है, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? 60। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं और देख लेते हैं थोड़े से नंबर। मैंने कहा सर 12 और 16, ये वही नंबर लिख रहा हूं जो बार बार आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। मैं इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन में आपको एलसीएम का पूछता ही नहीं है। क्वेश्चन जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास यही सब नंबर होंगे, तो आप इन नंबर्स को ध्यान में रखें और मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे। जितने ज्यादा सवाल करेंगे ये सारे के सारे आपको याद ही हो जाएंगे, जैसे मुझे याद। अब मैंने कहा कि सर 12 24, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 दूनी 32 होता है, 12 दूनी 24 नहीं समझ में आया, 32 नहीं आता, 16 ती 48, 12 चौके 48, बिल्कुल सही बात। इनका एलसीएम कितना होगा बच्चे? 48। क्लियर बात। फिर अगली बात और देख लेते हैं अपन, लगे हाथ 1-2 नंबर और देख लेते हैं। मैंने कहा सर 16 और 20, आप समझना इस बात को, 20 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 दूनी 40, 16 के पहाड़े में नहीं आता, 20 तिया 60, 16 के पहाड़े में नहीं आता, 20 चौके 80, 16 पंजे 80। समझ गए बात को बच्चे? आंसर आएगा आपका 80। ठीक है, ये हो गया। अब एक तरीका और होता है आपके पास में, नंबर 3, थोड़ा सा और आगे से करा देता हूँ, इसका देता हूँ। ये हो गया नंबर 3 में आपके पास किस तरीके के नंबर आएंगे बच्चे, ध्यान से देखना। नंबर 3 में आपके पास आते हैं, जैसे मैंने कहा एक पहाड़ा लिखा आपके पास, जैसे मैंने बोला 1 2 4, एक पहाड़ा लिखा आपके पास 1 2 4। यहां तो आपको सामने सामने दिख रहा है भाई, 4 बड़े वाला नंबर है, 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, तो आंसर कितना होगा बच्चे? 4। लेकिन जैसे आपके पास ऐसा कुछ आ जाए नंबर 2 4 8, समझना, 2 4 8, पहले 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इस तरीके की संख्या है। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 8। जैसे मैंने बोला 7 14 28, सीधे शब्दों में 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, इनका एलसीएम भी कितना होगा बच्चे? बड़े वाला नंबर। ये देखते ही आपको पता चल रहा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दे दे, जैसे मान लो आपको दे दिया 2 4 6, या आपको दे दिया 3 6 9, जैसे आपको दे दिया 4 8 12, और नंबर लिख देता हूं मैंने, आपको लिख दिया 10 5 10 और 15। समझना इस बात को बिल्कुल आराम से, प्यार से।
कोई घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। आपको 2 का पढ़ा दिया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो आप सिंपली इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका पढ़ा 2 बार पढ़ दो। 6 दूनी 12, इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चे 12। जैसे 6 का 2 गुना 12, 4 का 3 गुना 12, 2 का 6 गुना, तीनों का भाग चला गया, यानी कि एलसीएम कितना होगा 12। 3 का 12 दिख रहा है सामने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आप क्या कहोगे 9 दूनी 18, ये इनका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर बात। फिर आपने लिखा सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, पढ़ा दिख रहा है 4 का, यानी कि 12 दूनी 24। समझ गए होंगे। इसका आप आंसर बता दें फटाफट से, आप कहेंगे सर 30 होगा। क्लियर बात है, कोई समस्या नहीं है। और देख लेता हूं, मैंने बोला 7, 14, 21। अब आपको समझने में देर नहीं लगेगी, 7 का पढ़ा चल रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा बच्चे 42। ठीक है, आपके पास बहुत जगह ये क्वेश्चन आता है 9, 18, 27। इसका आंसर बताओ भाई। 9, 18, 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। फिर से पढ़ा चल रहा है, आप कहेंगे कि सर 27 दूनी 54, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? बिल्कुल क्लियर है। चलो अब एक अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, 3 टाइप हो गए अपने, चौथा टाइप देखो। चौथे टाइप में अपन ऐसे नंबर देखेंगे बच्चे, जैसे कोई भी लगातार नंबर आ गए या जो नंबर एक दूसरे से ना कटते हो। मैंने आपको अभी नाम लिखा था एक संख्याएं जो सहअभाज्य होती हैं। कैसी होती हैं बच्चे? सहअभाज्य। सहअभाज्य कौन सी संख्या होती है? जो एक दूसरे से ना कटे। जैसे मैंने बोल दिया बच्चे 2, 3, इनका एलसीएम 2, 3। आपने कहा ये कट भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब सहअभाज्य शब्द याद रखना है। सहअभाज्य कौन से होते हैं? लगातार आने वाले नंबर कौन से होते हैं? सहअभाज्य होते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही है सर, इनको गुणा करो, एलसीएम कितना आएगा 6। क्लियर बात। जैसे मैंने बोला 5 और 8 नहीं कट रही आपस में, दोनों सहअभाज्य हैं, एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, आप कहेंगे सर एलसीएम कितना होगा 40। क्लियर बात। फिर आपने बोला सर और नंबर ले लो कोई, 7 और 10, एलसीएम कितना होगा बच्चे 70। आपने बोला 5, 6, एलसीएम बताओ 30। फिर और देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी करके देख रहे हैं बेटे, इस तरीके से धीरे धीरे सिलेबस ही बहुत मुश्किलों से होगा। 5, 6 हो गया, फिर लिखता हूं मैं, यानी कि 10 और 11, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर 11 जाए 110, बिल्कुल सही बात है, 110 आ गया। और देख लो कोई भी नंबर जो भी आपको दिखे कि जो संख्या सहअभाज्य है। मैंने बताया था आपको, एक एग्जांपल दिया था 15 और 8, समझ गए होंगे। 15 और 8 जब भी नहीं समझ में आ रहा, अभी दोनों एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, दोनों सहअभाज्य है, तो आप इनको गुणा करेंगे, 15 8 होता बच्चे 120। क्लियर है? ये हो गए। अब बेटा मैं आपको टाइप नंबर 2 जो मैंने बताया था उसका एक और तरीका बताने जा रहा हूं। अगर आपको समझ में आए तो वो भी देख लेना, उस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। टाइप नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था? आपने कहा सर पहाड़ा पड़ने वाला है। जैसे मैंने बताया आपको 8, 12, समझना इस बात को कि 8 और 12 के अंदर आपको पहले से दिख रहा है कि 4 दोनों में कॉमन आ रहा है। 4 दोनों में क्या आ रहा है बच्चे? कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आ रहा है, तो जब आपने 4 कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे 3। थोड़ा ध्यान से देखना क्या बच रहा है 2 और 3। अब जब 2 और 3, ये अभी आपको मैंने लास्ट वाला तरीका बताया, कौन सा होता है इनका एलसीएम? आप कहेंगे सर इनका एलसीएम होता है इनका गुणा, तो 3 दूनी 6, 6 गुना 4 कितना हो गया बच्चे 24। समझ जाना इस बात को। देखो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा 10, 12, आप कहेंगे सर इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो आपने 2 को बाहर लिया, अंदर क्या आ गया बच्चे 5 और 6 कॉमन लेना आता है ना। 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो 5, 2 का भाग दिया तो 6। अब आप कहेंगे कि सर कोई इशू नहीं, 1 सेकंड बेटा। हाँ, 5 और 6 दोनों लगातार आ रहे हैं नंबर, तो लगातार आ रहे हैं। आप कहेंगे 5 गुना 6 हो गया 30, 30 दूनी कितना हो गया बच्चे 60।
समझ गए बात को? कैल्शियम आपने कहा वैसे भी 10 और 12 कैल्शियम 60 ही आ रहा। फिर मैंने कहा एक नंबर और लेता हूं मैंने लिया 15 और 20। इनका एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 3 और 4 का एलसीएम बच्चे 12 को 5 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 60। आप समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एक नंबर और लिखा, मैंने कहा 10, 15, 20, ये नंबर लिख दिया। सब में 5-5 कॉमन आ रहा है। आप देखेंगे सर सब में 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे? 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। सारे के सारे नंबर एक नंबर से नहीं कट रहे, इन सबको गुणा कर दो आप। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है बेटा थोड़ी सी। इन दोनों का एलसीएम आएगा बच्चे, देखो क्या हो रहा है। देखिए 2 का भाग तो 4 में चला गया, सिर्फ 3 का नहीं जा रहा। 4 3 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे बच्चे, इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, जो भी आपको तरीका पसंद आए वो देख लेना आपके हिसाब से। मैंने एलसीएम की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बता दी है। आगे और देखते हैं बच्चे। अब आप कहेंगे सर आप पढ़ा भी नहीं रहे थे, आपने पढ़ाया दिया हमें एलसीएम, इसका काम क्या लोगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा, काम क्या लेंगे अभी बताता हूँ आपको। जैसे मेरा जो टाइप नंबर 4 है, भिन्नों की तुलना चल रही थी, वो इन्हीं से रिलेटेड है कि बेटा आप हरों को देखो कैसे। हर आपको ऐसे मिल जाए दुनिया में जिनका आप एलसीएम ले सको, जिनको आपको देखते ही नंबर पता चल जाएगा कि मेरे बस का है एलसीएम, इसका लेना मेरे बस का नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप कहेंगे कि सर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल ऐसा लिखा कि एक बात और बेटा, इससे पहले छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। सॉरी, मैं आपको बताना चाहूंगा एक भिन्न होती है जिसको बोलते हैं हम लोग तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चे? तुल्य भिन्न। ये कौन सी भिन्न होती है सर? आपने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ज्यादा काम की चीज है नहीं, वैसे बहुत ज्यादा काम की है। पूरे मैथमेटिक्स को इसने हिला रखा है कि जो भी ऑपरेशन होंगे सारे इसके कारण होंगे। तुल्य भिन्न का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपके पास में कोई भिन्न है a बटे b, समझना बात को। अगर आपने इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह किसी नंबर से गुणा कर दिया तो इस भिन्न की सेहत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे सर जो ये थी ना और ये है, दोनों बराबर ही है। समझना बात को। आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हो, किसी भी नंबर से आप भाग कर सकते हो, उस भिन्न के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप गुणा भाग एक ही नंबर से करते हो तो उसको अपन क्या नाम देते हैं बच्चे? तुल्य भिन्न। फिर मैंने और लिखा, जैसे मैंने लिखा बच्चे 3 बटे 4। समझना बात को कि मैंने अगर इसको 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे तो आप कहेंगे कि सर ये 6 बटे में 8 बन गई। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बन गई। आप कहेंगे सर 6 बटे 8 क्या 3 बटे 4 के बराबर है? मैंने हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि वापस काट दो इसको, वापस इसके अंदर भाग दे दो, ये लो 2 का भाग दे दो। आप कहेंगे कि सर 3 बटे 4 आ गया। समझ में आ रही बात कि आपने कहा कि सर मैंने इसको 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे गुणा कर दिया, क्या फर्क पड़ा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ा फर्क। और देख लेते हैं सर आप, अच्छा तो अगर मैं इसको 3 बटे 4 को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं तो भी नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, 3 दिया 9, 4 3 12। क्योंकि अच्छा तो आपने कहा सर ये 3 बटे 4 है और 9 बटे 12 बराबर है। बिल्कुल बराबर भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है सर? इसको हम काट पीट के वापिस यहां तक ला सकते हैं। समझ में आई बात? और देख लेते हैं। तो आपने कहा कि सर मैं कह दूं कि 2 बटा 3 को अगर मैंने ऊपर नीचे 6 से गुणा किया तो क्या ये भी बराबर आएगा? बिल्कुल बराबर आएगा बच्चे में 12 बटे में 18। ये भी कितना है? 2 बटे 3 ही है। समझ में आई मेरी बात? यानी कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में हम अपनी मर्जी से गुणा और भाग कर सकते हैं, उसकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ फर्क पड़ जाएगा बच्चे अगर आपने कह दिया कि सर a बटे 2 है, इसके अंदर b है, a बटे b के अंदर मैंने ऊपर भी 2 जोड़ा नीचे भी 2 जोड़ा, अब क्या सर कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा पूरा ही फर्क पड़ जाएगा मेरे भाई। समझ बात को कि किसी बच्चे ने कह दिया कि सर 5 बटे 6 है, मान लेते हैं
अब इसके अंदर मैंने ऊपर एक जोड़ दिया, नीचे एक जोड़ दिया, अब क्या हो गया बच्चे, 5 और 1 6, नीचे आ गया 7। कल की क्लास में आपने पढ़ा होगा जब अंतर समान हो, तो ध्यान से देखना, जब दी गई भिन्नों का अंतर समान हो, 6 में से 5 गए प्लस का 1, 7 में से 6 गए प्लस का 1। अच्छा, तब अंतर समान होता है। आपने कहा था कि सर जिस भिन्न के अंक छोटे होंगे वो तो छोटी होगी, जिसके अंक बड़े होंगे वो बड़ी होगी। तो अरे बाप रे बाप, ये तो 5/6 छोटी है। आप कहेंगे सर 6/7 बड़ी है। तो इसका मतलब प्लस माइनस आप लोगों को अलाउ नहीं है ऊपर करना, सिर्फ गुणा और भाग 2 अच्छे बच्चे हैं जिनको आप इनके साथ में अप्लाई कर सकते हैं। गुणा और भाग दोनों ही बहुत अच्छी चीजें हैं, वो बेचारे कोई भी बदलाव नहीं करते हैं इनकी सेहत में। ठीक है भाई, और आगे देख लेते हैं। तो बेटा टाइप नंबर 4 तुलना का क्या था कि जब मान लो आपने कहा कि सर एक भिन्न है कोई 1/2, दूसरी भिन्न है सर 3/4, फिर मैंने कहा एक भिन्न आपके पास में 1/6, फिर आपने एक नाम और दे दिया कि भाई 7/12। ध्यान से देखना, 7/12। इन सबको आपको आरोही क्रम में लगाना है, इन्हीं सबको आपको अवरोही क्रम में लगाना है। कैसे लगाएंगे? अच्छा, तो सर इनका क्या तरीका करें हम? इनमें तो अंतर भी अलग अलग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 का है, यहाँ पे 1 का है, ना कोई इनका हर समान है ना ही इनका अंश समान है। तो आपको एक चीज दिख रही है इसमें कि नंबर आपके लपेटे में आने जैसे, नीचे मैंने लिए 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 12 है। अच्छा सर ये है, तो इनका तो हम एलसीएम दे सकते हैं। कैसे लेंगे? सर बड़े वाला नंबर कितना है? आपने कहा सर 12 है। क्या 12 के अंदर 6 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 12 के अंदर 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। जब 12 के अंदर सबका भाग जा रहा है मेरे भाई, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 12। बिल्कुल ठीक। ध्यान से देखना इस बात को कि जब इनका एलसीएम 12 आ रहा है, यानी कि नीचे वाले को सबको 12 बनाना है अपने को। 12 कैसे बनता है? सर आप कहेंगे 2 को अगर मैं 6 के साथ गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 12। क्योंकि अपन ने 6 से नीचे गुणा किया तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको समझाई थी ये बात, एक जगह नहीं कर सकते आप गुणा। गुणा कहां कहां करेंगे? दोनों जगह, ऊपर नीचे। आपने कहा सर 2 से 12 कैसे बनेगा? तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है सर, मैं 1 को भी 6 से गुणा करूंगा। अच्छा 4 से 12 कैसे बनता? आपने कहा सर 3 से गुणा करूंगा ना तब बनेगा। 6 से 12 कैसे? आपने कहा सर 2 से मैं गुणा करूंगा। और 12 तो 12 ही, इसको किसी से गुणा करने की जरूरत है नहीं। तो आपने कहा सर मेरे पास आ गया ये 6/12। ये आ गया बच्चे 3 दिया 9/12। फिर आपके पास ये आ गया 2/12। फिर आपके पास आ गया बच्चे 7/12। क्या बात समझ में आ गई? अब आपने जो पहला नियम पढ़ा था याद कर लो। नियम क्या था? पहला कि यदि दी गई भिन्नों का हर समान हो, दी गई भिन्नों का हर समान हो, तो जिसका अंश छोटा होता है वो सबसे छोटी होती है, जिसका हर बड़ा होता है वो सबसे बड़ी होती है। बच्चे ध्यान से देखना, इनका मैं लिखने जा रहा हूं आरोही क्रम। आरोही सॉरी एक मिनट, एक सेकंड के लिए बेटा थोड़ी सी दिक्कत हुई है इसमें। बोर्ड लिखी हमने, ठीक। क्या लिखी थी मैंने अभी आपको? सॉरी, मैंने लिखा था 1/2। मैंने लिखा था आपके सामने 1/2। दूसरे नंबर पे लिखा था मैंने बच्चे 3/4। फिर तीसरे नंबर पे मैंने लिखा था 1/6 और चौथे नंबर पे मैंने लिखा था 7/12। आपने कहा था कि सर एलसीएम इनका 12 आया, मैंने अगर 2 को 6 से गुणा करना है तो 12 बनेगा। 4 को अगर मैंने 3 से गुणा किया तो भी वो 12 बनेगा। अगर मैंने 6 को 2 से गुणा किया तो भी 12 बनेगा।
सबको 12 बना दिया नीचे वाले को, तो आप सिंपली लिख सकते हो 6 गुना 1 होता है बच्चे 6 बटे में 12। फिर लिखेंगे बच्चे 3 तिया 9 बटे में 12। फिर लिखेंगे बच्चे 2 बटे में 12। फिर लिखेंगे 7 बटे में 12। समझना इस बात को कि आपने पहला नियम पढ़ा था भिन्नों की तुलना का, कि जब हर समान हो तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो तो सबसे छोटी, और जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो बेटा ध्यान से देखना, आरोही क्रम किस तरीके से लिखेंगे आप लोग। आरोही क्रम आप कहेंगे कि सर सबसे छोटी होगी आपकी 2 बटे 12। 2 बटा 12 किसकी जगह आई है बच्चे, तो आप कहेंगे सर 1 बटे 6 की जगह, तो आप लिखेंगे 1 बटे 6, ये सबसे छोटी हो गई। फिर आप कहेंगे कि सर इन सब में सबसे उसके बाद में कौन है, 2 6 बटे 12, तो 6 बटे 12 किसकी जगह आई है, आप कहेंगे सर 1 बटे 2 की जगह आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहेंगे कि सर इसके बाद में कौन है, 9 कौन है भाई, 3 बटे 4। फिर कौन आएगा बच्चे, 7 बटे 12। ठीक है, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 3 बटे 4, 7 बटे 12। क्लियर है। अब आप कहेंगे कि सर अवरोही क्रम लिख दो, जल्दी से लिखो भाई, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या कहता है, आप कहेंगे कि सर 7 बटे 12 सबसे बड़ी है, इसके बाद में आएगा 3 बटे 4, इसके बाद में आएगा बच्चे 1 बटे 2, इसके बाद में आएगा बच्चे 1 बटे 6। बात समझ में आई आप लोगों की। इसलिए मैं आपको इतनी देर से एलसीएम समझाने की कोशिश कर रहा था। और देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला कि आपके पास में कुछ भिन्न दे रखे, एक तो है बच्चे 1 बटे 5, दूसरी है बच्चे 13 बटे 20, फिर मैंने लिखी एक आपकी 3 बटे 8, फिर मैंने लिखी आपकी 4 बटे 5, फिर एक और लिख देता हूँ आपकी कोई भी 7 बटे 10। ध्यान से देखो कि इन सब नंबर ऐसे दिख रहे हैं, एकदम सिंपल नंबर, इनका एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन है भाई, सबसे बड़ा नंबर 20 है। आपने कहा सर 20 के अंदर 10 का भाग चला गया, 5 का चला गया, लेकिन जा किसका नहीं रहा, सिर्फ 8 का चेक करना है। तो 20 दूनी 40। आप कहेंगे सर 8 पंजे भी 40 होता है, बिल्कुल सही बात है बच्चे, 40 बनाना है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 40। 40 कैसे बनेगा, इसको 8 से गुणा करो ऊपर नीचे, 5 8 40, इसको 2 से गुणा करोगे 13 दूनी 26, 8 को 5 से गुणा करोगे ऊपर भी 5 से कर दो, 5 को अगर 8 से करोगे तो ऊपर भी किससे कर दो, 8 से। 10 को अगर 4 से करोगे तो ऊपर भी कितने का हुआ भाई, 4 का। नंबर क्या क्या है आपके पास में सर, 8 बटे में 40। दूसरे नंबर पे है बच्चे 26 बटे में 40। तीसरे नंबर पे बच्चे 15 बटे में 40। चौथे नंबर पे बच्चे 8 चौके 32 बटे में 40। फिर लास्ट में आपके पास में 28 बटे में 40। क्या कहते हो आप इनके बारे में, पहला ही नियम है सबका हर समान है। जब हर समान आप कहेंगे कि जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, यानी कि 8 सबसे छोटा है, यानी कि 1 बटे 5। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 15। 15 किससे बना, 3 बटे 8 से। उसके बाद में आप कहेंगे कि सर 26 किससे बना, 13 बटे 20 से। फिर बनेंगे आप लोग 26 के बाद में कौन बचा, 28 किससे बना बच्चे, 7 बटे 10 से। और लास्ट में कौन होगा भी, 4 बटे 5। आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और आप इन तरीकों के जितने भी सवाल होंगे उनको करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपके पास मैथमेटिक्स की कोई भी बुक हो, एक बार लगाने की कोशिश करें। अब एक जो लास्ट का तरीका बचता है बेटा, सॉरी माफी चाहूंगा आप लोगों से, बाहर काफी शोर हो रहा है, इस वजह से मैं आपको और ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, बाकी का हम कल देखते हैं। क्लियर है। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।